नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवनागरी हिंदी में। और हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7 में लगी हुई कहानी परिंदे को। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो आप ज़रूर नोट्स को बनाते चले साथ में, ताकि रिवीजन करने में ज़्यादा समय ना लगे। और जो भी इम्पोर्टेंट कथन होगा उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और जो भी पात्र है उनको भी आप लोग नोट डाउन करते चलें। तो शुरू करते हैं कहानी को। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। देखिए यहाँ पर पहला पात्र का जिक्र आया है लतिका। तो आप एक जगह कॉपी पे पात्र लिख लें और फिर पात्र के नीचे लतिका लिखें, और फिर जैसे जैसे पात्र का जिक्र आते जाएगा वहीं पे आप लतिका के बाद में आप पात्र को जिक्र करते चलें। तो इस तरह से आपका नोट्स भी बनते चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी-फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी-ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया, शोर अचानक बंद हो गया। यहाँ पे यह ध्यान रखिए कि 7 नंबर कमरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और क्योंकि एनटीए एग्जाम में ये सब अब फैक्चुअल बहुत पूछा जाता है डिटेल में, गद्य विधा से भी, तो उसको पूछ सकता है कि कौन से नंबर के कमरे से लड़कियों की बातचीत की स्वर आ रही थी। तो 7 नंबर कमरा, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर-फुसर होती रही, फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आवाज था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। यह सुधा का कमरा था। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, तो 7 नंबर जो कमरा था वो किसका कमरा था? सुधा का कमरा था। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसको आप ऐड कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने लिखा होगा 7 नंबर कमरा। इसी प्रकार से आपको सारी रचनाओं को पढ़ाया जाएगा और इसी तरह से आपको सारे नोट्स बनाने होंगे, तभी आपका रिवीजन आसान हो पाएगा। इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। सुधा का कमरा था इसलिए उसे उत्तर देना पड़ा, कॉमन सेंस की बात है। फिर हॉस्टल में शायद वो सबसे अधिक लोकप्रिय थी। चलिए एक बड़ा और यहाँ पे एक सवाल आया कि हॉस्टल में सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की कौन थी? सुधा थी। सुधा का कमरा कौन सा? तो 7 नंबर का कमरा था। देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर आपको मिल चुका है, और शायद इसमें से एक कोई क्वेश्चन आ भी चुका है एनटीए में, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? करीमुद्दीन यहाँ एक पात्र है जो कि हॉस्टल में काम करता है। तो कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर गई थी वो अचानक भगा गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। यहाँ पे पता चले करीमुद्दीन क्या था? हॉस्टल का नौकर था, और उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। और यहाँ पे एक देखिए हॉस्टल का में जो काम कर रहा है करीमुद्दीन, इसका चरित्र चित्रण है यहाँ पर। और इस बार जो एग्जाम हुआ है, कब? 6 जनवरी को, 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें इसी तरह से पात्र दिया गया था और उसके चरित्र के बारे में बताया गया था और मिलान करना था। तो ये वाला तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी प्रकार क्वेश्चन था। हो सकता है कि अगला जो जून में एग्जाम होगा तो उसमें ये सवाल आ सकता है कि करीमुद्दीन, और आगे सामने आपको लिख देगा कि आलस और काम में टल मटोल। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा और 4 मतलब मिलान करने के दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है। लतिका को हठात कुछ स्मरण हुआ है। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा डालकर वो बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैब के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, जैसे वो उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने पर बैठी थी। एक और पात्र यहाँ पे आया जूली लड़की का, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। अभी तक कितने पात्र आ गए हैं? लतिका, सुधा, करीमुद्दीन और जूली, 4 पात्र आ गए। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर खड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता। कौन से नियम का पालन? देखिए यहाँ पे फिर से एक सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे
कि कौन से नियम का, तो नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने का नियम, ये नियम। मैडम कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे। हेमंती एक और लड़की का जिक्र आया है, तो यहाँ याद रखना कि हेमंती और मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम। तो हेमंती के गाने का प्रोग्राम था, एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना सारा फैक्ट आ चुका है और यहाँ से सवाल बन चुके हैं। अगर आप PYQ देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं ये सारे फैक्ट आ चुके हैं एग्जाम में, कोई किसी न किसी रूप से। लतिका खिसियानी सी हो गई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया है। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते आज उसे अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पाकर सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया, वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने को कोई नहीं ठहरेगा? मैडम छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। तो यहाँ पे पहला, मैडम जो लतिका है वो छुट्टियों में घर नहीं जा रही, और दूसरा यहाँ पर वो बोलती है कि स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, जैसे उन्होंने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसका सिर चकनाने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसने उसे अपने में समा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से सिर को झटक दिया। जूली तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट गुड नाइट। सब लोग गुड नाइट बोलने लगे। तो किससे काम था? तो जूली से काम था, यह भी ध्यान रखना। भाई ऐसा ही सवाल पूछ रहा है NTA, कोई लापरवाही नहीं। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएं और रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो याद होने से रहा कहानी। कहानी का सार भी याद रहेगा, तो सार से अब काम नहीं चलने वाला। आपको फैक्ट याद रखना कि कौन कैसा था, कौन कौन सा कथन बोला, किस तरह से क्रमानुसार। तो ये सब करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार कहानी को रिवाइज करना होगा। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगें बस बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली धुंध का भाग बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेट कर उसने लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूवर्ट के साथ एक अंग्रेजी धुन। तो यहाँ पे एक दो पात्र का जिक्र आया, एक डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूवर्ट। तो दोनों को आप नोट डाउन जरूर कर लें। किशन एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूवर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप नीचे झुका दी। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूवर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूवर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो गई थी और वह दीवार से सटे हुए हाँफ रहे थे। एक बार यहाँ ध्यान रखिए कि मिस्टर ह्यूवर्ट को तो सांस फूलने का प्रॉब्लम था, तो वो जो भी थोड़ा सीढ़ी चढ़ते थे तो उनको सांस तेज होता था। मैंने जैसे अभी बताया ना कि चरित्र चित्र में पूछ सकता है, तो जैसे अगर दे दिया करीमुद्दीन का कि वो आलसी था और भूल जाता था बातों को, ठीक उसी तरह से मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए उनकी सांसें तेज हो जाती थी। तो इस तरह से मिलान करने के लिए आपको दे सकता है, तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखें। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांस तेज हुई थी और वह दीवार से सटे हुए हाँफ रहे थे। लैंप के प्रकाश में उनके चेहरे का पीलापन तांबे के रंग जैसा ही आया था। देखिए यहाँ पर पीलापन है। अभी जो 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसमें अपना अपना भाग्य के चरित्र चित्र में पूछा था कि वहाँ पे जो भारतीय घूम रहे थे उनका चेहरा कैसा था, पीला पीला था या लाल लाल था। अभी बहुत सारे अगर जिन्होंने एग्जाम दिया है या फिर जिनके सीनियर जूनियर जो भी एग्जाम दिए उनसे अगर पूछेंगे ये बात तो जरूर बताएंगे कि पीला पीला लाल लाल भूरा भूरा इस तरह से सवाल पूछा गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ह्यूबर्ट के जो चेहरा था वो पीलापन था और तांबे के रंग जैसा था। तो यहाँ पे भी पूछ सकता है, मतलब अब कुछ भी इतना नीचे गिर चुका है एंटी, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो लेकिन अब वो नीचे गिरे तो गिरे, अब हमको भी उनके साथ नीचे गिरना है और तभी जाके JRF क्लियर होगा। यहाँ अकेले क्या करे हो मिस लतिका? तो हाँ, तो ये बोलना ही था कि इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें कि मिस्टर, या फिर ध्यान रखें, नहीं नोट भी करेंगे लेकिन कम से कम 2-3 बार आप लेक्चर को देखते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं, आपको रिवाइज रहेगा।
लैंप के प्रकाश में मिस्टर ह्यूबर्ट का चेहरा पीलापन तांबे के रंग जैसा हो गया था। चलिए, यहाँ के लिए क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस समय ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात में मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चेकोवस्की के कॉम्पोजिशन बजाएंगे। फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। तो यहाँ देखिए, कंसर्ट होगा किसके कमरे में? आज रात मेरे कमरे में। किसके? तो मुखर्जी के कमरे में। मिस्टर मुखर्जी के जो है उनके डॉक्टर मुखर्जी उनके कमरे में एक कंसर्ट हुआ जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट क्या करेंगे? सोपा और चेकोवस्की। चेकोवस्की राइटर हैं और शायद हाँ रशियन राइटर हैं। इनके कॉम्पोजिशन बजाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन बजाएंगे? ह्यूबर्ट। फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा। फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। यहाँ ये भी देखें कि ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था किनका कमरा? तो डॉक्टर मुखर्जी का। पूछ सकता है इसमें ऑप्शन देके कि किसका कमरा था इस तरफ से, लतिका का, मुखर्जी का, या ह्यूबर्ट का, या करीमुद्दीन का। तो याद रखिए कि ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था डॉक्टर मुखर्जी का कमरा। देखिए, आपको लग रहा हो कि ये क्या सब मतलब इसको आप नोट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें नहीं विश्वास किया जा सकता कि आंटी क्या अगला क्वेश्चन पूछते। आपको कहानी को एकदम मतलब बैठा लेना होगा दिमाग में। आपको मतलब आपको स्क्रिप्ट याद रहना होगा कि क्या कैसे था। जिस तरह से एक एक्टर को स्क्रिप्ट याद रहता है एक्टिंग करने से पहले, उस तरह से हो सकता है कि अगला सवाल यही पूछ दे ऑप्शन देकर। 3-4 ऑप्शन दे दे कि उसमें डॉक्टर मुखर्जी का भी नाम रहे, करीमुद्दीन का भी नाम रहे और ये कथन रहे, आपको कन्फ्यूजन हो। वो आधे बर्मी थे जिसके चिन्ह उनकी तनिक दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से लक्षित हो जाते थे। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे और और उनका जो नाक था थोड़ा सा दबा हुआ था और जो आंखें थी उनकी छोटी छोटी थी। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने पर वह यहाँ इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल के हॉस्टल में उन्हें एक कमरा मुफ्त रहने के लिए दे दिया गया था। हाँ, तो वो एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे कि वो डॉक्टर थे। इसके अलावा वो कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। ठीक है, मतलब हाइजीन मेंटेन कैसे करना है फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये सब होता है ना कि आजकल लोग बहुत हाइजीन कॉन्शियस हो गया है लोग, इसलिए वही पढ़ाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं उठाते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता है डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके अतीत के संबंध में प्रश्न पूछे, उससे सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी गई। भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। कहते हैं अंग्रेजों ने भी एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर और लेटा सब बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिका कर उन्हें जला दिया। टेरेस का अंधेरा फीका पीला प्रकाश का मतलब ये सब। हाँ, यहाँ इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड की स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। देखिए, यहाँ पे एक मिस वुड है जो कि प्रिंसिपल है, आगे पता चलेगा। तो ये भी पात्र हैं। और इनका क्या स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है? छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलिमेंट का सरमन सुने? हाँ, तो यहाँ पे एक फादर एलिमेंट भी आए हैं और उनका सरमन। तो ये फैक्ट है और ये पीवाईक्यू में शायद आ चुका है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पिछले 5 साल से मैं भी सुनता रहा हूँ, फादर एलिमेंट के सरमन में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलिमेंट एक आंख नहीं सुहाते थे। किसको एक आंख नहीं सुहाते थे? डॉक्टर को। और ठीक वाइस वर्सा भी कर लीजिए कि फादर एलिमेंट को भी डॉक्टर नहीं सुहाते थे।
लड़कियां कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उगेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। फैक्ट, हम कान खड़ा रखना है, आपको दिमाग खुला रखना है। चैपल में स्पेशल सर्विस और दिन में पिकनिक का कब प्रोग्राम होता है? स्कूल बंद होने के दिन, और जिस दिन लास्ट डे रहता है स्कूल का बंद होने का, उस दिन ये दो सर्विस होता है, प्रोग्राम होता है। लतिका को याद आया पहला साल, जब वो डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। हाँ, यहाँ देखिए, फिर से देखिए, पहला साल। लतिका को जब स्कूल में आए हुए पहला साल, मतलब जब फर्स्ट ईयर था उनका वार्डन के रूप में यहाँ कॉलेज स्कूल में, तो वो याद है कि डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वो क्लब गई थी और डॉक्टर बार में बैठे थे और बॉल रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कौन रेजिमेंट? कुमाऊं रेजिमेंट। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वो वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर ग्रीस ने की है। ये मेजर ग्रीस ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है, जो कि मुख्य रूप से तो नहीं है, लेकिन इनका जिक्र बार बार आता है। आगे कहानी पढ़िएगा तब पता चलता चला जाएगा। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के नीचे वह नाम दबसा गया था। वह किसी पुस्तक के बीच अंगुली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वो पीछे मुड़ा, तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक गई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा सा रीतापन घिर आया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में कि अचानक से क्लब ये, तो ये फ्लैशबैक शैली है। लतिका को याद आता है ये सब बात। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची का गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। यूपी रोडवेज की बस, ये फैक्ट है। और ये कुमाऊं का जिक्र आया है, और ये हिमाचल का है। शिमला, यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो आपको लग सकता है खुद से कि यूपी रोडवेज की बस थी, हिमाचल की थी, हरियाणा रोडवेज की थी, दिल्ली रोडवेज की थी। तो याद रखना कि यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया टेरेस की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियां में यहीं रहेंगे? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का प्रश्न हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घुलने लगा, जैसे जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भौंरी की झिलमिलाता जाल बुनती हुई फैलती जा रही है। चलो इस तरह से, इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पे। लतिका आर्म चेयर पर झुकती हुई उंगलियां लगे। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। लतिका डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही थी। लतिका सोच रही थी, क्या वो बूढ़ी होती जा रही है? उसके सामने स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। देखिए, बोले थे ना कि स्कूल के प्रिंसिपल है मिस वुड। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना। सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। ओल्ड मेड बोलती थी इनको, प्रिंसिपल वुड को। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चरित्र चित्रण फिर से आया है। इतना कथन देखकर यहाँ से यहाँ तक कथन दे देगा कि पोपला मुंह से और कर्कश आवाज में चीखना, और पूछ सकता है कि किसके बारे में बोला गया। आपको याद रखना है ओल्ड मेड के बारे में। जो ओल्ड मेड जिसका निक नेम था, जिनका असली नाम क्या था? प्रिंसिपल मिस वुड। ठीक है। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ गई। देखिए, यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं और या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे है, अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो इसको आप बार बार रिवीजन जरूर करें इस लेक्चर को देखकर। मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था, जो उसकी समझ में कभी नहीं आया। किसका प्रेम पत्र? ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र, याद रखिएगा। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर उसे प्रसन्नता भी होती। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कुछ शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। वो अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया से उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई और झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, मुझे माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही। बिना वाक्य पूरा किए हुए लतिका चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थीं। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया।
सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिड़ती रही। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह भी नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वो इतने समय से संजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक भी ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर की फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़े हो गए। फीकी सी चांदनी में चीरों के पैरों की छाया लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरा में हरा प्रकाश छिड़कता हुआ आवाज में गायब हो जाता था। तो देखिए, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि फिलोसफी टाइप बात करने का किसका आदत था? तो डॉक्टर मुखर्जी का। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? ये तो आप लोग भी सोचते होंगे, हम भी कभी कभी सोच लेते हैं। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊँ। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा करती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा सकते, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। देखिए, ये कथन पूछ सकता है, और ये याद रखिएगा कि अगर याद रखें कि परिंदे से है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ऐसा कथन डॉक्टर मुखर्जी ही बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हीं को उनका थोड़ा जो फिलोसॉफिकल टच है उनकी बातों में। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीते रहे, फिर मुड़कर वो मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगे। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका भी नागा क्लब गया था। बेनागा नहीं, यहाँ बेग भी होगा। नागा क्लब। नागा क्लब उसी क्लब का जिक्र है जहाँ पर उन्होंने मेजर गिरीश से मुलाकात की थी। कौन? लतिका। लतिका नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क है? लेट द डेड डाई। तो यहाँ ध्यान रखिए कि मिस्टर मुखर्जी को लतिका और मेजर गिरीश नेगी की मुलाकात के बारे में गिरीश नेगी ने बता दिया था। लेकिन 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 ये याद रखिए कि मिस्टर मुखर्जी ने, मतलब डॉक्टर मुखर्जी ने, लतिका को यह बात नहीं बताई कि गिरीश नेगी के बारे में उसको पता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। गिरीश नेगी कौन था? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका ह्यूबर्ट से आगे कुछ? डॉक्टर, क्या लतिका? फिर रुक गया, मतलब शांति। मतलब ह्यूबर्ट को लगने लगा कि शायद लतिका और उन दोनों को जो संबंध था, और ह्यूबर्ट तो चिट्ठी भी दे दिया था, तो ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका दिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वो इसके योग्य भी नहीं था? देखिए, ये मनोवृत्ति कैसा हो जाता है, अगर जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हो और वो शायद न करते हो आपसे, या फिर मतलब आपको नहीं पता वो करते कि नहीं करते, लेकिन आप किसी से प्रेम करते हो, आप उसको चिट्ठी दिए, उसको पसंद करते हो, कोई आप उसको मैसेज किए, लेटर दिए, और पता चले वो किसी और से प्रेम कर रही है, और ये बात आपको नहीं बताई चिट्ठी देने के बाद भी, तो हमको ऐसा लगेगा कि मतलब फील जो आप फील करेंगे, या जो भी ये लेक्चर सुने हैं उनमें से किसी ने फील किया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मनोवृत्ति यहाँ पे वही है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे ह्यूबर्ट से। लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। मरने वाले का मतलब गिरीश नेगी अब शहीद हो चुके हैं, वो अब नहीं। वही डॉक्टर मुखर्जी, वो तो बच्ची है, पागल है। मरने वाले के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। और प्रश्न क्या था कि क्या तुम नियति पे अब विश्वास करते हो? लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो?
हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। जब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। ये सब यहाँ से लड़का ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। करीमुद्दीन का चरित्र एक और कि मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत खटखटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, हमेशा खींच तानकर उस ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचार को प्रकट कर सके। फिर बोला, एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पैरों की टहनियां तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा बन गया। कब की बात है, लड़का ने पूछा। अब यह तो जोर हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। मतलब उस समय देश आजाद हुआ हुआ शायद 47-47 का बात होगी, प्रकाशन तो 57 हुआ। कंटोनमेंट की इबारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे अंग्रेज। 2 घंटों में सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं, तो लोग अपनी खिदमत भी करना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहा था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ ना तो ठीक है। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है। उन्हें मौसम रास नहीं आता, कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वो खिड़की के बाहर बादलों में उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह अपनी मुख निरीह याचना में उसे कोस रहा है, न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का एहसास हो पाता है। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। ठीक, ये सब ऐसे ही जिक्र है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले साल हम्म, पहले साल अकेले में उससे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल कमरे साए साए करने लगते। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी तब वो करीमुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लंबा जाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना बना कर करके वो डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। चलो, ठीक है, ठीक है। फिर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लकड़ी के पीछे छोड़ी जा रही थी उसे गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वो इन कामों में उठती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है तो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किच किच रहती है, परेशानी और दिक्कत महसूस है, किंतु देर सवेर से छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई कभी इस कमरे में जाती है, कभी उसमें, और नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे।
तो ये उनके अकेलापन का जिक्र है जो स्कूल के बंद होने के बाद। यहाँ से डिंग डोंग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया लगे गुसल खाने में चली गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी भुट्टो की भारी खुरदुरी आवाज़ें स्कूल चैपल की दीवार से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक, फादर एडमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सरमन ऑन द माउंट पढ़ रहे थे। ये दोनों लाइन याद रखिएगा, ये दोनों पूछ सकता है। इसी ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार जो 6 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसमें शायद, हाँ, चंद्रदेव से मेरी बातें में जो धुलाई वाली कहानी है उसमें जो इंग्लिश का वर्ड उन्होंने यूज किया है ना, उसका क्रम पूछ लिया कि कैसे कैसे यूज किया है। मतलब पहला शब्द जैसे मान के चलिए एप्पल, बॉय, कैट और डॉग, 4 शब्द हैं इंग्लिश का वर्ड मान के चलिए, बोल रहे हैं यूज हुआ है उस कहानी में, तो उन्होंने क्रम अनुसार पूछ दिया है कि पहले एप्पल आया है, कि पहले बॉय आया है, पहले कैट आया है, पहले डॉग आया है। मतलब इस शब्द क्रम में सजाना था। तब सोच सकते हैं मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये सब वर्ड कम से कम आप याद रखें। हो सकता है मे बी और मे बी नॉट कि कैडलब्रियम इस टाइप का है, या फिर ब्लेसेड आर द मीक, इन सब का वर्ड का जो है पूछ सकता है। क्रम तो नहीं पूछेगा, लेकिन मतलब अभी तो पूछ ही दिया है, कुछ नहीं खा सकता भाई। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड परिंदे कहानी में यूज हुआ है। पिछली लाइनों के बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुरबुरा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। बहुत टफ हो गया भाई नेट एग्जाम, बहुत ज़्यादा। जेआरएफ तो बहुत मुश्किल है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिस तरह से डेप्थ अब मांग रहा है। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबिल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों के पीछे पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गए। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियां चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ही दैट फॉलोज मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। ये क्या है, मतलब प्रेयर है जो पढ़ा जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती थी और वो धीरे धीरे अपनी मूछों को खींचते रहते थे। याद रखिएगा ये कथन पूछ सकता है, स्टेटमेंट देने देगा, पूछा कि कहाँ से, कौन सी कहानी से है या किस नाटक से है, सब ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रखना है परिंदे कहानी से। फादर एडमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी से दौड़ गई। जब वो छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी, क्या पादरी लोग सफेद चोए के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से ऊपर उठ जाए तो? ये तो हम लोग भी सोचते हैं ना, लुंगी के बारे में खास करके। लेफ्ट 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 मार्च करते फौजी गुट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी आवाज गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक, हिम नंबर, पेज नंबर, जो भी खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। तो हिम बुक ही है, तो ये याद रखिए नंबर 117। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलते हुई एक सिरे से दूसरे सिर तक फैल गई। आगे के बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के और यहाँ पर, हाँ यहाँ पे अवसर पर कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ध्यान रखिए कि कॉयर बजाता था स्पेशल सर्विस का सब कौन, मिस्टर ह्यूबर्ट। चलिए इतना यही फर्क था। बाकी कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने अपने कांपते हाथों से हिमबुक खोली और बोला, लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने से, मतलब एक तो जब भी ये पीली उंगलियां देखते हैं ना, तो वही क्वेश्चन बार बार याद आने लगता है। पीली पीली आंखें, लाल लाल आंखें। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वप्न एक दूसरे से गूंथ कर कोमल स्निग्ध लहरों में बिन गए। लतिका को लगा उसका जोड़ा ढीला पड़ गया है।
चलो ठीक है, जिक्र बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ से आने मना किया था, यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया। डॉक्टर ने कहा क्यों किया था, क्योंकि उसका तबीयत खराब हो गया था ना, सांस फूलने लगा था, बीमारी भी है ह्यूबर्ट को। लतिका को कमरुद्दीन की बात याद नहीं आई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतनी पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुकते हुए ह्यूबर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लीड कैंडललाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आवाज सुनता में बिखेरते हुए नीचे उतर आ रहे। चलिए यहाँ पे फिर वही है, फैक्ट है, मतलब देख लेते हैं जहाँ फैक्ट वहाँ पर। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ। ये पेड़ होता है वीपिंग विलो। पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खरखर। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है। चौड़े उठे हुए संबल कंधे, अपने सिर वहां टिका देते जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स पोअर या नाम उसने रखा था, और झेप कर हंसने लगता। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? देखिए यहाँ पर फ्लैशबैक सैलरी में देखिए, हाँ ना, पगली सी स्मृति जहाँ पे वो सोचने लगती है लड़कियां, तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वो कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती। सोचा था कभी कहूंगी, और कभी कभी नहीं आया। बुरुज का लाल फूल लाए हो ना, झूठे। खाकी कमीज की जिस खाकी कमीज की जिस जेब पर बैच चिपके थे, उसी में से मुसा हुआ बुरुज का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझाया, अभी खिला कहाँ है? हाउ क्लमजी। उसके बालों में ग्रीस का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। इससे पहले को कुछ कह पाती, ग्रीस ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर ग्रीस का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। ग्रीस ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर की अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, ग्रीस ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं मतलब कुमाऊं के जो आदमी उसको खा जाती है ग्रीस, लतिका मतलब मजाक में छेड़ने के लिए चिढ़ाते हैं ना लोग, प्रेमी प्रेमिका आपस में। आप लोग भी चिढ़ाते ही होंगे एक दूसरे को, जिनका होगा रिलेशनशिप। वो हंसने लगे। और जिनका नहीं है भाई, पढ़िए, क्या ही कर सकते हैं। लतिका, सुनो, ग्रीस का स्वर कैसा हो गया था? ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीस कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड कैंडी लाइट फिर से आ गया वापस। लीड कैंडी लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुर में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मुड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चय खड़ी थी। चलो यहाँ पर देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लिया करती। फादर एडमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। क्या पढ़कर सुनाया? ऑर्डर पढ़कर। चलिए याद रखिएगा। बारिश मीटर में क्या पढ़ गया? ऑर्डर क्या पढ़ा कि बारिश होने का संकट है। आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो कहाँ जाने का प्लान था? झूला देवी के मंदिर, पिकनिक के लिए, लेकिन वहाँ जाना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ के कौन सा मंदिर दिखाया? झूला देवी का मंदिर। इसलिए स्कूल से कुछ दिन मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। तो मीडोज मतलब जो घास का मैदान बड़ा सा, वहाँ पे। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा, कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। तो लंच हॉस्टल से ले जाना पड़ेगा, और शाम की चाय मीडोज मतलब ग्राउंड, मतलब पिकनिक ग्राउंड है वहीं पर। चलिए सब ठीक है। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई।
नाश्ते के लिए भी पौना घंटा बाकी था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बच्चे बच्चे बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपारा आखरा फादर रेडमंड किंतु फादर रेडमंड के सामने उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी जल्लाहार दबाकर मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर रेडमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठी। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वो बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से तुम इस लटका ही रहती हैं। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर का उपयोग तनिक खींच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यही रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वो समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। शायद कहानी की शुरुआत में आपको पता चला होगा कि डॉक्टर मुखर्जी फादर लैंडमैन को नहीं पसंद करते, और ठीक यहाँ भी फादर लैंडमैन भी डॉक्टर मुखर्जी को पसंद नहीं करते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा तना वना रहता ही है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं आते? 2 महीनों की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी मुश्किल है फादर। मिस वुड हंसने लगी। फिर किंतु फादर लैंडमैन मिस वुड की हंसी में योग नहीं दिया। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खींची रही। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हो, मुझे तो मिस लड़का का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने जीवन में ऐसी तकियानुसी भावना की स्थान देंगे। फादर एडमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात करते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वो बेचारा तो अब रहा भी नहीं। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा की शांति दे। वह कृष्ण के बारे में बात हो रहा है। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलिमेंट को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक चौंक गया कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका को लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। मतलब फादर चाहे कि डॉक्टर मुखर्जी का चरित्र का उधेड़बुन करेंगे, लेकिन बेचारी जो मिस वुड थी वो लतिका का बात पे आ गई। उन्होंने छड़ी की जंगलों से उठाया और ऊपर साफ धुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? सुबह जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर से चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसे मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। अरे ये सब ऐसे ही है। हम्म। डॉक्टर डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वो हंसकर टाल देंगे। मुझे लगता है वो पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उन्होंने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वो चुप रहे। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराते? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए हैं। गुलाब का फूल फैक्ट। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी की लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाई खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। और क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लड़का का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था। मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रहे होंगे। और जो गालों पे जो गुलाबीपन होता है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखा, उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रहे हैं, तो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल क्यों जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए
सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में आगे बह निकलते थे। स्केल में धूप कभी बंद कभी किसी पर जाती थी, कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वो धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की परीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिन में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था तो वो अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एडमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च के सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। फिर से यहाँ पे जिक्र आ गया ह्यूबर्ट का। तो यहाँ पे वही बात है। बीमारी के बारे में बात होगा। हम्म, नहीं तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा। 6 महीने की छुट्टी लेने का सलाह दिया था डॉक्टर ने। मतलब कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर मुखर्जी ने। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीना की छुट्टियां भी काटनी दूभर हो जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लड़का चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड खड़ा था जिसके दूसरी ओर मिलिट्री का ट्रक कंटेनमेंट का मतलब वही बात फिर से इतना नजदीक है नहीं था। हम्म, यहाँ पे तो बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत दिन पहले मतलब बहुत साल पहले दिल्ली गई थी लड़का मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस की थी। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था और बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब धुंधला सा पड़ गया। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से नीचे झांका था। न जाने कैसा सा लगा था नीचे। चलते हुए आदमी चाबी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियों के छिलके फेंके, लेकिन हम बहुत निराश हुए क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा भी था क्योंकि मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है कि पहचानी नहीं जाती। फिर मिस लतिका, आप छुट्टियों में कहीं क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखड़ा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। कार्निवल यानी कि टर्म। बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है, फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेजी टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वायदा करते हैं कि वे अगले साल भी आएंगे। मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियाँ खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घर से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं चलता छुट्टियाँ कब शुरू हुई थी, कब खत्म हो गई। चलिए उठाइए फिर, ये सब ऐसे ही बात है। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वो चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? फिर मिस्टर ह्यूबर्ट बोले, वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे वापस लौटा दे। समझ ले कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ नहीं सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। यहाँ चेहरा सफ़ेद हो गया, यहाँ चेहरा पीला पड़ गया। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मीडोज पगडंडियों पत्तों छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच में। वही है, फालतू डिस्क्रिप्शन है बस।
यहाँ पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला रहे हैं। मिसूर ने अपने ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिसूर? एक अलमस्त चेहरे की, एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिसूर ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिसवुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं थी। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस वर्मा जाने की बात नहीं सोचेंगे? सोचते हैं। डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल गई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी पड़ेगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह लें, अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, जबकि ये नहीं। ये डॉक्टर मुखर्जी को कहा जा रहा है किनके द्वारा? तो मिस वुड के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर ने सिगार को के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी नहीं समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहां मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है, कम से कम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मृत्यु हो गई और टिका रहा। जब कभी जीव गया कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वो हमेशा डॉक्टर की उच्छृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही है, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है, न जाने क्यों। हालांकि डॉक्टर ने जाने जाने में इसका कोई प्रमाण दिया हो, याद नहीं पड़ता। हाँ, चलिए, यहाँ पे फिर वही है। ये अंडों की सैंडविच है और हैमबर्गर हुआ था। थर्मस में प्यालों की कॉफी, कॉफी ठंडी हुई थी। उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी धीरे दूर की चला, मतलब कोई गेम चल रहा है। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट पड़ा। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थीं। दोपहर की उस घड़ी में मिरोज अलसाया सा ऊँचा जान पड़ता था। जब हवा का कोई भूला भटका झोंका जाता, तब चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। फिर वही डिस्क्रिप्शन। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाजें निरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटे बिछा जाती हैं। मुंह की लहरों की हवा में तिरती है, मानो कोई दबे पांव झाँक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ें क्योंकि ये लगता है कि इंपॉर्टेंट कथन ये पूछ सकता है देखकर कि ये किस रचना से लिया गया है। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था मैडम। मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वो डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर सोफा का नकटोन बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था, उसे लगा हुआ जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखें, जूली की आंखें से भूरी आंखें से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली की अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका
हाथ काँप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। याद रखिए, यहाँ पे बोला गया है कि उनके भाई का पत्र है और वो झांसी में रहते हैं। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लड़का का स्वर तीखा कर्कश सा हुआ। जूली ने अनमने भाव से लड़का को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं। जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लड़का को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे को कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसके ऊपर घूर रही। कौन है यह? लड़का ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थीं और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, अभी तुम बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे। उसकी आंखों में निरी यातना का भाव गिरा है। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लड़का देर तक जूली को देखती रही, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही? शायद, कौन जाने। शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती हो। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था। जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों? वह आंखें मुझे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिजा था। बहका सा पागल क्षण। वो अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुःस्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पैर की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था जब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वो हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लड़का को लगा जो वह याद करती हो वही भूलना भी चाहती है, किंतु जब वह सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है, जैसे कोई चीज उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में कभी वह अपने किसी खिलौने को खो दिया करती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, तो अभी तक मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद आती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वो उलझी रहती है। अनजाने में भी इसका चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को खोल देती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लटका के वो निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। मतलब ये जो भाव था लड़का के अंदर में वो यहाँ पे इतना लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है लेखक ने, और क्या बढ़िया डिस्क्रिप्शन है। जिनके साथ भी अगर हुआ है, जो जिनका कोई संबंधी जिनके साथ जिनका कोई संबंध था उनसे बिछड़ गया होती है, जरूर इनसे आप लोग मतलब संबंध कर पा रहे होंगे, मतलब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तितलियां झिंगुर जुगनू मिडूस पर उतरती हुई शांत की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। फिर ये सब वही है, गुजर गई होते नहीं है वो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां निचुड़ के इधर उधर जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबोगरीब चीजें बटोर रही थी। कोई भी किसी पक्षी के टूटे हुए पंख को बालों में लगाया हुआ था, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बलिष्ठ बरकी मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिसूर से छिपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी। मिसवुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल आई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फर्लांग की चढ़ाई थी। लड़का हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी जो सबसे पीछे रहते लड़के के पास पहुंचकर ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगी ने अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं?
डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और मेरा भी, हमको भी प्यास लग रहा है भाई। पढ़ते पढ़ते 1 घंटा से पढ़ ही जा रहे हैं और यह चढ़ाई भी खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर टकती हुई थर्मस उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिसूट के संग। मेरा मतलब है मिसूट पास बैठी थी। मुझे लगता है मिसूट मुझसे मोहब्बत करती है। कोई मजाक करते हुए डॉक्टर अपने मूछे को कोनों को चबाने लगते हैं। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से काफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। ये मजाक चल रहा है इनका। और इस दौरान जब वे दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मिडोज मोटर रोड के संग चढ़ते हुए चीन और बांस के वृक्षों की कतार सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। फिर चलते गया और आगे। डॉक्टर, मिस ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लड़का के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चिरमराहट करते कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे, जैसे उन्हें अपनी गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहे, किंतु लतिका चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वो अपने फेफड़े का एक्सरे करा लें। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लतिका बिस्तर पर अंधेरे में छाया से चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भरभराया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गए? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट मतलब इनको फिर डरने लगे? जिंदा है, नहीं रहेंगे या जो भी। डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उन्होंने देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, फिर पीला चेहरा, और रह रह कर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है, आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक बड़ा बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदान की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ उस अंधेरे में मिडोज के झरने का भूतैला स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट। चीड़ के पत्ता भाई। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचने तक बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे, कहीं हवा के थपेड़ों से ढके ले जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट हो गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही थी। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर पर सटा हुआ बैठा रहा और वह गायब हो गए। यहाँ तीमारदारी का मतलब होता है कि जो भी मरीज उरीज होता है ना, तो उसके साथ एक तीमारदार रहता था कि उसका उसके साथ 24 घंटा रहे, और जो भी उसका जरूरत हो, जैसे वॉशरूम जाना हो या फिर जो भी पानी पीना, ये मतलब समझ रहे ना, उसके लिए एक तीमारदार को रखा जाता था। अब नहीं होता है तीमारदार, पहले तीमारदारी होती थी। कमीरुद्दीन करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशे की गर्दा पोंछने लगा। लतिका की अनमुदी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ गए। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर कमला खाली पड़ा। करीमुद्दीन बुड़बुड़ाता हुआ बाहर चला गया। फिर वही सब कहाँ गए होंगे।
कुछ देर बाद उसको लगा कि सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही हैं। बीच-बीच में उस कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं। मिस लतिका ज़रा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रखा हुआ था। उसकी एक बार जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज भूखा झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। मतलब ह्यूबर्ट साहब विस्की पी लिए थे। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन द बैक लाइन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच में मैं उठता था, मगर गाना गा रहा था। ह्यूबर्ट प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लटकाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस लड़की, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लड़का ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छाएं डगमगाने लगी। इन द बैक लाइन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता हुआ चढ़ रहा था। इसका मतलब समझ गए जिंदगी। इन द बैक लाइन ऑफ द सिटी मतलब सिटी के मतलब जो शहर था उसकी पीछे वाली गली में एक लड़की रहती थी जो मुझसे प्यार करती थी। दिलवाले फिल्म में गाना गाना एक ऐसी लड़की थी। डॉक्टर हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटती हुई आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट। डॉक्टर को एक बार एकदम ह्यूबर्ट को गुस्सा आ गया, फिर अपने गुस्से पर उन्हें खींच हो गया और ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगे। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गिरा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वो किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप अपने जूते में हाथ छोड़ दिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ चलाकर देर से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिकाया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लड़का का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी तिखैरी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बाहर में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। तो करीमुद्दीन कौन सा ऑर्गन बजाता? माउथ ऑर्गन। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन कोई पर बारिश नहीं। क्रिसमस तक शायद मौसम अच्छा। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा और जरवत और विचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका कि किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज उस बात को अरसा गुजर आया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी नहीं सकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंध आया था। क्या मिल लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीट लिए जाती है। महत्वपूर्ण कथन है और ये हमारे हम हर जो भी सुन रहे हैं और जो भी नहीं सुन रहे हैं उन सबका जीवन से ये संबंधित लाइन है। जैसे कि आप अगर एग्जाम में फेल हो रहे हैं, नहीं फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर आप जो सोच रहे हैं जीवन में वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपका जीवन चल ही रहा है, तो चलते ही चलता रहता है। आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते। लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया, जैसे वह जो वो कहना चाह रही है वो कह नहीं पा रही है। जिसे अंधेरे में कुछ खो गया जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा।
या तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिश्रित का डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा चलता हूँ मिश्रित का, मुझे काफ़ी देर हो गई। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिश्रित का। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लड़कियां कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कूड़ा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियों, अखबारों और रही कागजों के ढेर लगा दिए थे, वे अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लड़का लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लड़का कुछ याद आया, वह सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लड़का ने दबे हाथों से उसको हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लड़का धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था, फिर पीला दिख। लड़का ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। यहीं पे आपका कहानी समाप्त हो जाता है और ये आपको दिखाता है, एक संकेत मात्र देता है कि लतिका भी अब अपने पिछले जो उनका जीवन था, जो वो सोचती रहती थी और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, यहाँ पे संकेत देता है लेखक, तो वो भी अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी और शायद हो सके तो मिस्टर रोबोट के साथ वो अपना नया रिश्ता का शुरुआत करेंगी। तो यहीं पे कहानी भी समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छा लगा और जिस तरह से मैंने पढ़ाया वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से सारी रचनाओं को मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे, वो भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुफ्त मुफ्त क्या ही बोला जाए, मुफ्त ही रहेगा, उसको मुफ्त नहीं बोलना चाहिए। हालाँकि लोग आजकल लोग यूज़ कर लेते हैं कि बिल्कुल फ्री में, तो उसी तरह समझिए। लेकिन मैं आपको यूनिट 5 से लेकर 10 तक लगभग सारी रचनाओं को मैं जून के पहले तक इसमें ख़त्म करूँगा। ये मेरा टारगेट है और कुछ दिनों के बाद मैं यूनिट वाइज़ एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाऊँगा। अभी उस पे काम चल रहा है, पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे। यूनिट वाइज़ स्ट्रैटेजी रहेगी, यूनिट 1 की अलग, यूनिट 2 की अलग, तो वो भी रहेगी। और वीडियो लंबी हो गई होगी क्योंकि लंबी कहानी है बहुत, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैंने नोट्स के लिए आपको बोला है इसमें कि ये फैक्ट है, ये भी देख लीजिएगा और वो सब तो आप नोट डाउन एक कॉपी पे आप एक कॉपी अपना अलग बनाए हुए होंगे तो ज़रूर उस पर नोट डाउन कर देना, ताकि आपको रिवीजन में बहुत कम समय लगेगा। बार-बार आपको 1 घंटा 2 घंटा देना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक और फैक्ट है, जाते-जाते बता देना कि जो उनका लिफाफा था जूली का, वो नीले रंग का लिफाफा था। वो भी याद रखिएगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जून के एग्ज़ाम के लिए टारगेट बेस्ड फोकस्ड होकर तैयारी शुरू कीजिए। आपको जो भी ज़रूरत है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या एडवाइस चाहिए, क्या जो आपको चाहिए वो मैं ज़रूर दूँगा। चलिए धन्यवाद।